चलिए, पिछले लेक्चर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पर, ये प्लांट सेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक सिस्टम, इस पर चर्चा कर रहे थे। स्ट्रक्चर आपके सामने अभी भी है। यहाँ पर अगर देखें, हमने इस पर डिस्कशन किया था कि किसी भी प्लांट सेल वाल में जिसका कि ऑस्मोटिक रिलेशनशिप है, तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है जिनको हमें अध्ययन करना है। तो एक इसकी सबसे बाहरी जो बाउंड्री है, इट इज़ द एक्सटर्नल बाउंड्री। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी है और ये पूरी तरह से परमेबल है और यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन को नियंत्रित नहीं करती है। फिर इसके बाद इसके जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल एज वेल एज सेलेक्टिव परमेबल है और ये किसी भी प्लांट सेल के अंदर किसी भी मटेरियल के आने या जाने को नियंत्रित करती है और इस प्रकार से प्लांट सेल साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है और इसकी जो क्वालिटी है, इसको चेक करने का काम करती है, ये उसको रेगुलेट करती है। राइट, ये हमने आपसे डिस्कशन किया था। तीसरा स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ नोन एज वैक्यूल, ये बताया था। और वैक्यूल जो होता है ये क्या है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और इस वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। जो सैप यहाँ पर होता है वो हाइपरटोनिक होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और इसका कारण ये है कि ये साइटोप्लाज्म से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से पोटेशियम आयंस को अपने अंदर स्टोर करती है और इस वजह से प्लांट सेल वैक्यूल के अंदर का जो लिक्विड होता है दैट इज़ हाइपरटोनिक मच कंसनट्रेटेड इन कंपेरिजन टू सेल सैप। ठीक है, ये चर्चा हमने किया था। अब इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। बार बार हम ऑस्मोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आइए और हम जानते हैं कि प्लांट ट्रांसपोर्ट में दो फिजिकल जो इवेंट्स होते हैं इनके बारे में। इनमें से एक डिफ्यूज़न है और दूसरा कौन है, ऑस्मोसिस। तो इन पर चर्चा करके फिर इसको अप्लाई करते हैं प्लांट सेल पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑस्मोसिस है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो हमने अभी आपको साफ करने दिया था, फेंक दो। सबसे पहले चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस पर। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर एक कंटेनर हो, इस कंटेनर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, इस चैम्बर को ए माने, इस चैम्बर को हम बी माने, इसमें जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, दैट इज कंसंट्रेटेड। इस तरह से दो चैम्बर यहाँ पर बने हुए हैं, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा गया है और यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन रखा गया है और बीच में है ये SPM स्टैंड्स फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ दिखाया गया है। एक चैम्बर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको हमने दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया, इसको A और B। चैम्बर A इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन दैट इज डाइल्यूट एंड चैम्बर B इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन दैट इज कंसंट्रेटेड। राइट, अब यहाँ पर हम ये देखें तो इसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इधर से इस चैम्बर में इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है तो हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ये फिजिकल इवेंट जो है इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का उपस्थित होना जरूरी है। ठीक, तो इसे हम डिफाइन कर लें। व्हाट? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, process of the movement of dilute solution towards concentrate solution through the SPM stands for semi permeable membrane is
known as ऑस्मोसिस। हम इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कंसंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। एक दूसरा टर्म हम यहां पर भी डिफाइन करेंगे जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विद विच ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। हालांकि एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस। इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। क्या ये अनवरत चलता रहेगा या एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुकेगा, यहां पर हमें देखना है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि हम यहां पर मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट सपोज करो कि एक्स पॉइंट है। अब जब ऑस्मोसिस होगी तो इसमें का जो लिक्विड था ये आके इधर आएगा, तो इसमें राइजिंग होगी, और जब राइजिंग होगी तो मान लो कि अब सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया और इसका सॉल्यूशन घट के इतना हो गया, तो जो हाइट का डिफरेंस आएगा, मान लो ये h है। नहीं समझे आप? अरे भाई, जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इधर जाएगा तो इसका कॉलम घटेगा, इसका बढ़ेगा, तो इन दोनों सॉल्यूशंस की हाइट का जो डिफरेंस आएगा उसको मान लो h है, क्योंकि एक निश्चित समय पर ऑस्मोसिस का यह प्रोसेस बंद हो जाएगा। एक निश्चित समय पर इसकी दो परिस्थितियां बन सकती हैं। पहला कि हो सकता है कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कंसंट्रेट हो जाएं, लेकिन इसकी संभावना नजर नहीं आती। उसका कारण यह है कि हम मूवमेंट केवल एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो इधर तो दिखा नहीं रहे हैं, इसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन चेंज कैसे होगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कंसंट्रेशन इसका चेंज हो रहा है और साथ में इसकी हाइट बढ़ रही है। अब जब इसमें पानी आना बंद हो जाए या ये सॉल्वेंट आना बंद हो जाए, तो ये यहां पर एक पर्टिकुलर हाइट का डिफरेंस मेंटेन करेगा। एक प्रेशर इसके सरफेस पर लगने लगेगा, इस सॉल्यूशन के सरफेस पर एक प्रेशर लगेगा। क्यों लगेगा? वो विरोध करेगा किस चीज का? वो विरोध करेगा इस सॉल्यूशन का इधर आने का। यानी कि ये प्रेशर केवल उतने समय तक यहां पर जो है इसका मूवमेंट इधर रहेगा जब तक कि इसका जो प्रेशर है इस साइड के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। और प्रेशर बराबर कब होगा? तो यहां पर हम डिफरेंस निकालते हैं हाइट का, और P इक्वल्स टू HdG फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इसका जो प्रेशर है। आपको मालूम है कि H का है, इट इज द डिफरेंस ऑफ हाइट, D क्या है, डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, और G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां पर इसके सरफेस पर चूंकि पानी यहां पर लगातार अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसका जो हाइट है ये बढ़ेगा और इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट वो घट जाएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है हाइट का h, इसके आधार पर इसका एक प्रेशर बिल्डअप होगा जो नीचे की तरफ लगेगा, और वो एक ये जो प्रेशर है वो इधर से लिक्विड के इस साइड को मूवमेंट को रोक देगा। और उस समय अगर हम प्रेशर इसका काउंट करना चाहें तो वो कितना आएगा, P इक्वल्स टू HdG आएगा। फार्मूला पढ़ा है ना प्रेशर का, P इक्वल्स टू HdG। तो ये जो प्रेशर यहां इंपोज हो रहा है, इस प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर से लिक्विड का मूवमेंट इस साइड में बंद हो जाएगा। उस दौरान हम जो प्रेशर यहां रिकॉर्ड करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बात समझ गए? तो यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A to B, the level of liquid in A goes down and in B में क्या होगा, goes up। क्योंकि इसमें से लिक्विड निकल के इस तरफ चला जाएगा तो इसमें लिक्विड की हाइट बढ़ेगी और इधर घटेगी। एक ऐसा समय आएगा जबकि लिक्विड का मूवमेंट बंद हो जाएगा। द टाइम विल कम
when the movement of liquid stops. एक ऐसा समय आएगा जब ए से बी की तरफ लिक्विड का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ये किस कारण से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ अ प्रेशर इंपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी। सरफेस ऑफ बी, बी के सरफेस पर एक प्रेशर की वजह से इधर से लिक्विड का मूवमेंट एक ऐसे समय पर बंद हो जाएगा। इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। लिक्विड का मूवमेंट ए से बी की तरफ एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाएगा। द प्रेशर imposed on the liquid B that prevents the process of osmosis is known as, हम इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, बी के सरफेस पर लगाया गया वो प्रेशर जो कि ए का बी की तरफ मूवमेंट रोक दे, अर्थात ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक दे। हम इसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक दे, यह प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी से रिप्रेजेंट करेंगे। लिख लिया? अब दो चीजें अभी तक हम समझ चुके हैं, एक ऑस्मोसिस और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों पढ़ क्यों रहे हैं? क्या हमारे जीवन से इनका संबंध है? क्या प्लांट के जीवन से इसका संबंध है? जी हाँ, इसलिए क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें से तमाम एक्टिविटीज़ ऑस्मोसिस के थ्रू होती हैं, तो इसलिए हमें ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना है। अब आइए और बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालेंगे कैसे? कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सामान्य तौर पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानते हुए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला इस पर फॉलो करते हैं। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन फार्मूला? PV इक्वल्स टू NR इंटू T। ये क्या चीज है? इट इज द गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये आप लोगों ने इंटरमीडिएट में या BSc में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू NRT। यहां पर P क्या है? P प्रेशर है, V क्या है? इट इज द वॉल्यूम, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R is the gas constant
एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। रिप्रेजेंटेशंस ये हैं, P को हम प्रेशर मानेंगे, V को वॉल्यूम मानेंगे, nRT, N को नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट है और T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लिख लिया। P क्या है? इट इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N यहां पर देखिए एक टर्म हमने यूज किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। केमिस्ट्री के स्टूडेंट आप रहे होंगे तो नंबर ऑफ मोल से परिचय जरूर होगा कि नहीं है, बिल्कुल भूल गए हैं। नंबर ऑफ मोल हैं, कितने लोग नहीं जानते बताइए, जो नहीं जानते। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अलग से आप समझिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। अच्छा, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मतलब समझते हैं ना, फिर से जान लीजिए, आप लोग बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री पढ़े नहीं हो। देखो जैसे मान लो कि एक गिलास में आपने पानी लिया, वाटर, तो वाटर यहां पर क्या कहलाएगा? ये सॉल्वेंट होगा। इसमें जो आप शुगर मिला रहे हैं, जैसे चीनी मिला रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? और सॉल्यूशन किसको कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। कांच का छर्रा और पानी दोनों सॉल्यूशन थोड़ा हो जाएंगे? हो जाएगा है? प्लास्टिक की मोतियां डाल दो पानी में तो सॉल्यूशन बन जाएगा? नो। होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। होमोजेनियस का मतलब दो कंपोनेंट एक ही स्टेट को बिलोंग करें। अगर एक सॉलिड है, एक लिक्विड, जैसे चीनी आपने पानी में डाला तो चीनी पानी में सॉल्वलाइज होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो सॉल्यूशन वहां पर कैसा है? होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस नहीं होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गैस का गैस में भी हो सकता है, गैस का लिक्विड में हो सकता है, जैसे अमोनिया और पानी का, ये सॉल्यूशन है। होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, अमोनिया पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें कि होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा है, और इसमें जो कंपोनेंट कम है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा है वो कौन है? सॉल्वेंट है। इस प्रकार निर्धारण करते हैं भाई दोनों मिलाया हमने, आपने किस आधार पर एक को सॉल्वेंट कह दिया, दूसरे को सोल्यूट कह दिया, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो सोल्यूट होता है, और सोल्यूट जिसमें घुला है उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट होता है। जैसे पानी और चीनी में, पानी यहाँ पर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बात करेंगे तो वो इसकी बात कर रहे हैं, शुगर की, पानी की नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अब जो मटेरियल इस पानी में घुलता है उसके नंबर ऑफ मोल को हम काउंट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर मोलरिटी नहीं लेते, बल्कि हम ऑस्मोलरिटी लेते हैं। टर्म मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी इन दोनों में अंतर है। अब आप कहेंगे साहब ये नंबर ऑफ मोल क्या चीज़ होता है? जैसे हम किसी भी मटेरियल को, जैसे आलू दुकान से खरीद कर लाते हैं तो क्या बताते हैं? कितने लाए हैं? 1 किलो आलू लाए हैं, 2 किलो आलू लाए हैं। इसी प्रकार से एटम्स जो होते हैं, चूंकि इनका वजन इतना कम होता है कि इनको ग्राम में और किलोग्राम में तौला नहीं जा सकता, इसलिए केमिस्ट्री में इनकी सबसे छोटी इकाई की जाती है, जो इनकी मात्रा को व्यक्त करती है, वो नंबर ऑफ मोल होता है। होता वो ग्राम ही है, लेकिन ग्राम को डिवाइड कर देते हैं उसके एटमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से। अगर वो एटम है तो एटमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। जैसे सोडियम है, अब सोडियम का एटमिक वेट कितना है? 23 है। अब 2.3 ग्राम अगर आप लेंगे तो 2.3 अपान 23, तो 1/10 आएगा, तो 0.1 मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल जो होता है, इसको थोड़ा आपको जानना पड़ेगा क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं यहाँ, लेकिन नंबर ऑफ मोल नहीं समझेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल होता है ऑफ एटम, तो ये हो जाता है वेट ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट।
इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल अगर आप किसी मॉलिक्यूल का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिकुलर वेट ले लेंगे यहां पर। तब एटॉमिक वेट नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, मॉलिकुलर वेट लेंगे। अगर हमने मॉलिक्यूल डिजॉल्व किया है, उदाहरण के लिए अगर NaCl आप ले रहे हैं और 1 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, सपोज दैट यू वांट टू प्रिपेयर 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यू नो दैट द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 एंड दैट ऑफ क्लोरीन इट इज 35.5। नाउ दिस इज कमिंग एज 58.5। ये इसका क्या कहलाएगा, चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, तो 58.5 है। अब आपसे कहा जाता है कि प्रिपेयर 1 मोल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आप सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको लैब में आगे रिसर्च करना है तो आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन तो आने चाहिए ना। तो आपसे पूछा गया, ये जनरल क्वेश्चन में भी आपके आ जाएगा PGT में, कि सपोज करिए कि सोडियम क्लोराइड का 1 मोल सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप लेबोरेटरी में खड़े हैं और आपसे कहा गया कि सॉल्यूशन बनाइए 1 मोल कंसंट्रेशन वाले सोडियम क्लोराइड का, तो हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड, आपको 1 मोल लेना है। तो इसका यह मतलब हो गया कि 1 मोल लेने के लिए 1 मोल कितने के बराबर होगा, 1 मोल ग्राम में हम कैसे निकालेंगे, तो हमें देखना है कि कितना ग्राम लेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो 1 मोल हो जाएगा। तो फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, देखिए ये वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिकुलर। अब हम मान लो कि हम 1 मोल चाहते हैं, कितना चाहते हैं, तो इसका मॉलिकुलर वेट 58.5 है। तो यहां पर कौन सी डिजिट ले लें कि वैल्यू 1 आ जाए, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 58.5 ग्राम लेना पड़ेगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम आप लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि हमने उसको उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड किया है। जितना ग्राम लेंगे मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मान लो कि 5.85 ग्राम लेते हैं तो ये 0.1 मोल हो जाएगा। अगर आप 0.585 ग्राम लेते हैं तो ये 0.01 मोल हो जाएगा। तो आपको देखना यह है कि किस प्रकार का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। अगर आपको 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप 58.5 ग्राम यानी 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेकर 1 लीटर पानी में घोल देंगे। जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी, 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया। ये तो हो गई मोलरिटी। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट, ये आप मेंशन कर लीजिए यहां पर, सपोज दैट वी हैव टू प्रिपेयर 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.85 ग्राम, जो कितने के बराबर है, 1 मोल NaCl के बराबर है, विल बी डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व करेंगे, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में घोल देंगे इसको। कौन सा पानी, डिस्टिल वाटर में, इसमें और कोई कंपोनेंट ना हो। तो सपोज दैट वी हैव टू प्रिपेयर 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो 58.5 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ NaCl विल बी डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। ये बात कितने लोग नहीं समझ पाए, बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है स्लिप कर रहा हो, फिर से जान लीजिए इसको। हम कहते हैं कि 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू डिजॉल्व 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ NaCl कितने के बराबर होगा, तो 1 मोल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 58.5 से किसको भाग दे दें कि 1 आ जाए, तो 58.5। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, तो उस मॉलिक्यूल का कितना वेट लेना पड़ेगा हमें, 58.5 ग्राम। कितने में घोलेंगे, ये 1 मोल के बराबर है, तो 1 लीटर पानी में घोल देंगे, तो सॉल्यूशन 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये तो हो गई ऑस्मोलरिटी, मोलरिटी। नाउ कम टू द ऑस्मोलरिटी। मोलरिटी के बाद किसके बारे में चर्चा करेंगे, ऑस्मोलरिटी पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर, ध्यान रखिए। दूसरे पर आते हैं कि ऑस्मोलरिटी क्या चीज होती है।
अगर हमें इसकी ऑस्मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे? इतना लिख लो, मिटाते हैं। मोलरिटी तो जान गए, अब मान लो कि 1 मोल HCl सॉल्यूशन तैयार करना है तो क्या करेंगे आप? 1 मोल HCl सॉल्यूशन तैयार करना है तो कितना ग्राम HCl 1 लीटर पानी में घोलेंगे? 25.5। HCl पता है ना, मिटाएं इसको मिटाएं कि ना मिटाएं? इसको मिटा देना, पहले इसे मिटा देते हैं। सपोज करिए कि आपको 1 मोल सॉल्यूशन HCl प्रिपेयर करना है। कितना? 1 मोल HCl सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 मोल HCl विल बी डिजॉल्व्ड कितने में? इन 1 लीटर व्हाट? 1 लीटर पानी में हमें घोलना पड़ेगा। किसको? 1 मोल HCl। और 1 मोल HCl कितने ग्राम के बराबर होगा? क्योंकि मोल को नापने वाली इकाई तो हमारे पास है ही नहीं कोई, तो क्या करेंगे? उसको ग्राम में नापेंगे। तो कितना ग्राम ले लेंगे? इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। क्लोराइड कितना है? 35 पॉइंट, टोटल कितना आएगा? 36.5 ग्राम 1 लीटर में आप घोल देंगे। तो कितना घोलेंगे? 36.5 ग्राम। ये इसके 1 मोल के बराबर है। विल बी डिजॉल्व्ड, किस में डिजॉल्व कर देंगे? इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में घोल देंगे। $36.5 ग्राम दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल विल बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। 36.5 ग्राम 1 लीटर पानी में हम घोल देंगे, क्या बन जाएगा? 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला HCl तैयार हो जाएगा। ठीक है, मोलरिटी समझ गए, तो अब ऑस्मोलरिटी पर आइए चर्चा करते हैं। जब आप एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे तो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हमने आपको बताया था कि ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो व्हाट डू मीन बाई ऑस्मोल पर लीटर? मोल पर लीटर तो हम समझ गए, लेकिन ऑस्मोल पर लीटर क्या चीज होता है? ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोटिकली एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या होती है। जरा हम बात करते हैं अभी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, पहले ऑस्मोलरिटी समझ लीजिए, फिर मोल पर लीटर निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, लेकिन जब ऑस्मोलरिटी निकालेंगे, दरअसल में किसी भी सोल्यूट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिलाने जाते हैं तो सोल्यूट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक सोल्यूट ऐसा होता है जो कि पानी में घुलनशील तो है, लेकिन घुल करके अपने आयनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। ऐसे सोल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वैद्युत अपघट्य कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होता है? एनी काइंड ऑफ मटेरियल विच इन सॉल्यूशन फॉर्म प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयंस। अपने आयनों में ये ब्रेक कर जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये सोडियम क्लोराइड होता है, यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डिजॉल्व इट इन वाटर। तो अभी तो ये सॉलिड था, ये कैसा था? अभी ये सॉलिड है और प्योर है। नाउ व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर, जैसे इसको पानी में डालेंगे, बीइंग इलेक्ट्रोलाइट, दिस स्प्लिट्स आउट इनटू इट्स आयंस, और इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज आयोनाइजेशन। हम इस घटना को आयोनाइजेशन कहते हैं, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में आते ही अपने कंपोनेंट आयनों में स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें यहां पर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? इट इज इक्वल्स टू 1। एक पार्टिकल NaCl सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाते हैं?
पार्टिकल या यहाँ पर आयन बोलेंगे तो ये टोटल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो मोलरिटी 1 है तो सॉल्यूशन में आकर के टोटल ये कितने के बराबर हो जाता है? 2 मोल के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 2 कंपोनेंट में पानी में स्प्लिट कर रहा है। यहाँ पर n फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। n फैक्टर का मतलब कि कितने, n का मतलब कितने पार्टिकल में वो ब्रेक कर जा रहा है, तो मोलरिटी को वो उसे मल्टीप्लाई कर देगा और जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आपको प्राप्त होगी दैट विल बी नोन एज ऑस्मोलरिटी। हम इसे मोलरिटी ना कहकर क्या कहेंगे? ऑस्मोलरिटी कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि 1 मोल NaCl जब आप पानी में घोलेंगे तो ये कितने ऑस्मोल में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 ऑस्मोल में। ये बात कितने लोग समझ गए? सभी लोग। क्यों? 1 NaCl 2 आयन में ब्रेक कर रहा है, तो 1 से जस्ट डबल हो जा रहा है। तो अगर 1 मोल हम यहां पर लेंगे तो ऑस्मोल कितना बनेगा इसका? 2 मोल। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड पानी में घोलते हैं, सपोज दैट क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, सपोज दैट AlCl3, व्हाट विल हैपन इफ यू टेक 1 मोल AlCl3? अगर आप लेते हैं 1 मोल ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और आप इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, व्हाट विल हैपन? तो ये 1 मोल है, पानी में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज आएगा और 3Cl- कितने पार्टिकल मिल गए? 4m। यहां पर कितना था? 1m था। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? 1 मोल पर लीटर। लेकिन पूछेंगे इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी है? ऑस्मोलरिटी का मतलब व्हेन एनी काइंड ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ इट्स एक्टिव पार्टिकल्स विल बी कंसीडर्ड एज ऑस्मोल। कोई भी सोल्यूट जब उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाएंगे तो डिसॉल्व होने के पहले वो कितना है? 1 है, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है, तो उसकी जो मोलरिटी है उतने ही गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी n टाइम मल्टीप्लाई होकर के वो किस में चेंज हो जाएगा? वो उसकी ऑस्मोलरिटी बना देगा। 1 मोलरिटी ऑफ AlCl3 इक्वल्स टू 4 ऑस्मोलरिटी ऑफ AlCl3 in solution form. 1 mole of NaCl equals to 2 mole of NaCl in solution form. हम उसी को ऑस्मोलरिटी कहते हैं। इसीलिए हमने आपको ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन क्या बताया था कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, चाहे ऑस्मोल को चाहे मिली 1000 से भाग दे दो, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। सबको समझ में आया? हम प्लाज्मा में कंसंट्रेशन को मोलरिटी क्यों नहीं बोलते, ऑस्मोलरिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज द सस्पेंशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज द सस्पेंशन ऑफ अदर सॉल्ट्स लाइक बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। ब्लड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, तो 2 कंपोनेंट में चेंज होगा। 1 मोल NaCH3 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दिस बिकम्स 2 मोल ऑफ आयंस, तो इसकी ऑस्मोलरिटी 2 हो जाएगी। 1 मोल कन्वर्टेड टू 2 मोल। हमारे ख्याल से ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको। ऑस्मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है। अगर हम इतना समझ चुके हैं तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो मोल पर डिपेंड करता है या ऑस्मोल पर, तो क्या बात करेंगे आप? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन ऑस्मोलरिटी नॉट ऑन मोलरिटी। ये बात समझ में आई सबको? इसीलिए प्लाज्मा में हमने ऑस्मोलरिटी लिया था 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हमेशा इसको ध्यान रखें कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हो या फिर नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में, सॉल्यूशन कहीं भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स इन लिक्विड पर डिपेंड करेगा, यानी उसकी ऑस्मोलरिटी पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए आपको अगर हम क्वेश्चन दें, ये सब नोट कर लिया ना जो भी बताया था। अब अगर हम बात करें यहां पर कि सपोज करो कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया कि वेदर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज टू सॉल्यूशन विल बी इक्वल और नॉट। जैसे कौन कौन से हैं? यू हैव टेकन 1 मोल NaCl, you have taken 1 mole glucose, you have taken 1 mole urea, you have taken 1 mole solution of CaOH whole twice, and you have taken 1 mole solution of NaOH। ये सब रूम टेम्परेचर पर लिए गए हैं। कितने सॉल्यूशन हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सॉल्यूशन हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इन सब के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे? रूम टेम्परेचर इक्वल है। एट रूम टेम्परेचर गैस कांस्टेंट अपने आप कांस्टेंट होता है,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर P जो होगा और वॉल्यूम भी इक्वल है, एक ही वेसल में रखे गए हैं, तो बताइए कि क्या होगा। तो अब हमें ये देखना है कि इनको पहले जो सॉल्यूट्स हमको दिखाए गए हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पहले हम इस चीज़ को पहचानेंगे। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो NaCl है ये इलेक्ट्रोलाइट है, जो ग्लूकोज है ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि ये जब सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं, तो इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पर कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं होता। इसी प्रकार से यूरिया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली ये जो है नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए क्योंकि ये स्प्लिट करेगा किस में, Na+ और Cl- में स्प्लिट करेगा। दिस विल नॉट स्प्लिट, दिस विल नॉट स्प्लिट, दिस विल स्प्लिट कैल्शियम आयन Ca++ एंड 2 हाइड्रोक्सिल आयंस में स्प्लिट करेगा, एंड दिस विल स्प्लिट इनटू Na+ फॉर्म एंड हाइड्रोक्सिल OH- फॉर्म में स्प्लिट करेगा। अब अगर इन सभी के 1 मोल लिया है तो ऑस्मोलरिटी यहाँ पर कितनी होगी, ऑस्मोलरिटी 1 मोल ही रहेगी। इनकी ऑस्मोलरिटी 1 मोल रहेगी, इनकी ऑस्मोलरिटी इक्वल्स टू 2 मोल हो जाएगी, क्योंकि 1 ये होगा और 1 ये होगा, दोनों मिलकर 2m हो जाएगा। 1m होगा, ये 2 होगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 मोल। इनका कितना होगा 1 इक्वल्स टू 2 मोल। ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ऑस्मोलरिटी इफ अदर कंडीशंस केप्ट कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो गैस कांस्टेंट अपने आप कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो ऑस्मोलरिटी पर निर्भर करता है। ये बात समझ में आई। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से सॉल्यूशंस इक्वी ऑस्मोलर होंगे। इक्वी ऑस्मोलर का मतलब जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, वो कौन कौन से सॉल्यूशन है ये देखना पड़ेगा। ये कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो पहले तो ये लिख लेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर depends on the number of moles of osmotically active particles or ions in solution form। नंबर ऑफ मोल पर निर्भर नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट्स, जिसको कि हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विच इज नोन एज जिसे कि हम ऑस्मोलरिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी नहीं कहते। इस क्वेश्चन का जो हमने अभी ऊपर दिया है, इसका सॉल्यूशन यही है कि जिन सॉल्यूशंस की ऑस्मोलरिटी सेम है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। तो किसका किसका सेम होगा, सॉल्यूशन नंबर 2 एंड 3 1 दोनों का है, और 4 और 5 में कितना है, 1 और 5 का सेम होगा, और जो इसमें 4 है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें 2 ऑस्मोलरिटी है। तो हमेशा ध्यान रहे कि पहला और 5वें सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रहेगा, दूसरे और तीसरे का आपस में इक्वल रहेगा, और चौथा सबसे डिफर करेगा क्योंकि 3 ऑस्मोल है इसका। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी पर नहीं, किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोलरिटी पर। नहीं तो पता लगे कह दो कि इक्विमोलर सॉल्यूशंस हैं सब, इक्विमोलर का मतलब सबका नंबर ऑफ मोल सेम लिया है, तो सबके ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर कर दो। फार्मूला तो यही कहता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऑस्मोलरिटी पर डिपेंड करेगा। ये जानकारी कितने लोगों के पास थी, पहले से जानते थे इसको 2 लोग कि मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी दोनों में डिफरेंस है। जो बिल्कुल नहीं जानते थे वो कौन कौन है, तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो ये एक कंपैरेटिव कैलकुलेशन होता है। एक सॉल्यूशन का दूसरे से हम कंपेयर करते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है, ये कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म निकल कर आते हैं, क्या क्या? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये 3 टर्म निकल कर आते हैं। आइए और ज़रा इनके बारे में समझें। श्रवण भाई समझ में आया? हैं? गर्दन हिलाते हो यार, बोलो हाँ, बोलते ही नहीं हो। तो गांव के दूल्हे की तरह हो। गांव में दूल्हा पाहुन जब पहली बार जाता है तो सासू माँ से बोलता नहीं है, किसी से नहीं सब। और सालियाँ बहुत दुष्ट होती हैं, बार बार बुलाने की कोशिश करती हैं, दूल्हे राजा बोलते ही नहीं, एकदम शांत बैठे रहते हैं। हालांकि आजकल के दूल्हे राजा इतने शर्मिंदे नहीं होते, जो बहुत तेज तर्रार होते हैं, बाकी लोगों को बुला देते हैं। आपको मुखर होना चाहिए, वाचाल, मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। रामायण में लिखा ना तुलसीदास जी ने कि ऊपर वाले की कृपा होती, जो गूंगा होता है ना वो बोलने लगता है, और जो विकलांग होता है वो पहाड़ पे चढ़ जाता है। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। लिख लिया? ऑस्मोलरिटी के बाद आइए और अब आगे हम ये 3 टर्म समझ लें। समेटते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समेटेंगे, क्योंकि इन सारे टर्म्स को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इनके सवाल फिर बचने नहीं चाहिए। एक को मिटा रहे हैं। अब 3 टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। आइसोटोनिक, इसमें क्या होता है? 2 सॉल्यूशंस विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल कंसंट्रेशन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि कभी कभी कंसंट्रेशन सेम हो फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होता, अभी बता के आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 2 सॉल्यूशंस विद इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक टू ईच अदर। तो इनके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, आइसोटोनिक टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए ये आइसोटोनिक होते हैं। 2 solutions with equal osmotic pressure are isotonic to each other, एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक है। हाइपरटोनिक क्या होता है? व्हाट इज हाइपरटोनिक? सॉल्यूशन विद रिलेटिवली, यहां पर रिलेटिवली लगाना जरूरी है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। रिलेटिवली, क्योंकि जब ऊंट जमीन पर रहता है तो समझता है कि हम सबसे ऊंचे हैं, और लेकिन उसको पहाड़ के पास जाने के बाद शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यहां पर टर्म रिलेटिव टू है, क्योंकि एक सॉल्यूशन दूसरे के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है, तो वहीं कहीं दूसरे सॉल्यूशन के प्रति वो कैसा है? हाइपोटोनिक हो सकता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हम यहां बोलेंगे कि सॉल्यूशन विद रिलेटिवली लेसर osmotic pressure, solution with relatively lesser osmotic pressure, it is known as hypotonic solution। ऐसे solutions जिनका osmotic pressure कैसा है? कम है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लो solution A, B, C और D हैं, सपोज दैट
ए का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 10 बार्स है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 5 बार्स है, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर 5 बार्स है, इसका 20 बार्स। अब अगर हम यहां पर बात करें बी और सी, तो दोनों आपस में क्या हैं? बी एंड सी ये क्या हैं? ये आइसोटोनिक है। ए और बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ए कैसा है? हाइपरटोनिक है, और बी कैसा है? ये हाइपोटोनिक है। अब यहां पर जहां की ए हाइपरटोनिक है, अब ए जो है वो डी के रिस्पेक्ट में कैसा है? अब ये हाइपो हो गया, और ये कौन है? हाइपर है। तो अभी आपने देखा कि ए जहां पर बी के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक था, वही चीज डी के रिस्पेक्ट में हाइपो हो गया, क्योंकि डी का सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसीलिए यह जो शब्दावली है, जो यहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में लिखे जाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन सभी के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक नहीं होता, वो किसी के लिए हाइपर होता है और किसी के लिए हाइपो होता है कि नहीं? लिख लिया सभी ने? अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इसका एप्लीकेशन प्लांट्स में भी है। कहां पर है? प्लांट सेल्स के अंदर भी ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को प्लांट्स के टिश्यूज में आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। वो कैसे? प्याज की झिल्ली को आप यूज कर सकते हैं किस रूप में? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। या आलू की जो है उसकी स्लाइस काट लीजिए बहुत पतली, और छोटा सा गैप उसमें बना लीजिए, और पानी रखिए, उसको नीचे पानी हो और उसमें नमक का घोल हो। नहीं समझे? आलू को इस शेप में काट लीजिए, आलू को ऐसे काट लिया, बहुत ही पतली झिल्ली। इसको उठाकर किस में रखा? ये पोटैटो है, तो ये क्या है? एसपीएम हो गया, बहुत पतली है तो एसपीएम है। बाहर आपने क्या लिया है? बाहर आपने क्या रखा है? वाटर। इसमें आपने क्या लिया है? इसमें गाढ़ा सॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी इधर से होकर अंदर आएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? एंड ऑस्मोसिस। पानी अंदर आना क्या कहलाएगा? एंड ऑस्मोसिस होगा। इसी प्रकार से सूखी हुई किशमिश को पानी में डालिए, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा? फूल के एकदम मोटी हो जाएगी, वो एंड ऑस्मोसिस है। चना जो होता है आपका, ड्राई चना, उसको पानी में डालेंगे और सुबह उठकर देखेंगे फूला रहेगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज ऑल डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सी ऑस्मोसिस? एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। और किसी भी मटेरियल से जब पानी निकलकर बाहर चला जाए, तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? तो एंड ऑस्मोसिस हो गया और एक्स ऑस्मोसिस। बात समझ गए ना सभी लोग? तो इसका एप्लीकेशन प्लांट साइंस में है। और मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का किसकी तरफ होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिख लेंगे इस चीज को कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। मूवमेंट टेक्स प्लेस किधर से किधर? मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम the hypotonic solution to hypertonic solution। शर्त यह है कि एसपीएम होना चाहिए बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस तभी लिखा जाएगा जब एसपीएम मौजूद हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद हो, तभी हम ऑस्मोसिस लिखेंगे। हो गया? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोलैरिटी, मोलैरिटी, इन सारी चीजों पर
हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे किस पर, डिफ्यूज़न पर। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न प्रेशर एंड डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। आइए और इस पर चर्चा करें। ऑस्मोसिस का एक लेक्चर ये कंप्लीट।